थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिंगमू सो रहा था। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। हम देखते हैं कि हिल की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। वो उन सप्रेसेंट्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था जो आज डॉक्टर ओवन ने उसे दिए थे, पर बॉटल उसके हाथ से छूट के नीचे गिर जाती है, जिसे पकड़ने के चक्कर में हिल भी बेड से नीचे गिर जाता है। उसकी गिरने की आवाज़ सुन के जिंगमू की आंखें खुल जाती हैं। गार्ड्स भी दरवाजे के बाहर से हिल से पूछ रहे थे कि योर हाइनेस क्या हुआ। हिल तुरंत उन्हें मना करता है कि अंदर मत आना, अभी मेरी हालत ठीक नहीं है। बटलर एमी बोलती है कि क्या मैं डॉक्टर ओवन को बुला दूं? इस पे हिल मना कर देता है कि अभी आधी रात है, उन्हें ऐसे परेशान करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी है तो सुबह होने के बाद उन्हें बुलाना। ये बोलते हुए हिल कांपते हाथों से इनहिबिटर्स खाने लगता है। जिंगमू बेड पे बैठ के हिल की ओर ही देख रहा था, पर हिल की बैक उसकी ओर थी तो इसीलिए उसे हिल का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर तक हिल की कोई आवाज़ नहीं आती। जिंगमू को कुछ गलत लग रहा था, इसीलिए वो तुरंत बेड से नीचे उतर के हिल के पास जाके उसे अपनी ओर टर्न करता है तो शॉक ही हो जाता है, क्योंकि हिल की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। जिंगमू देखता है कि इनहिबिटर की बोतल पूरी तरह से खाली थी। इसका मतलब ये था कि हिल ने बोतल की सारी टैबलेट्स एक साथ खा ली थी। हिल ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। ये देख के जिंगमू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत हिल को अपने करीब करता है और उसके मुंह में हाथ डाल देता है ताकि हिल उल्टी कर दे, जिससे इनहिबिटर्स उसकी बॉडी से बाहर निकल जाए। हिल के मुंह से बहुत ढेर सारी टैबलेट्स निकलती हैं। ये देख के जिंगमू शॉक हो जाता है कि इसने इतनी सारी टैबलेट्स खाई थी। वो गुस्से में हिल को बेड पे पटकते हुए पूछता है कि क्या तुम खुद को खत्म करना चाहते हो? हिल तुरंत ब्लैंकेट में अपना मुंह छिपा लेता है और बहुत ही ज्यादा कांपने लगता है। उसे ऐसे कांपते हुए देख के जिंगमू को रियलाइज होता है कि क्या ये रो रहा है। हिल रोते रोते जवाब देता है, मेरे पास रास्ता ही क्या था, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ये सुन के जिंगमू चिल्लाते हुए कहता है, तुम अकेले नहीं हो। पर जिंगमू इस बात को कंप्लीट नहीं करता और बीच में ही रुक जाता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि मैं ये क्या बोलने वाला था, मैं पागल हो रहा हूँ, मैं इसकी फिक्र क्यों कर रहा हूँ। ये सब सोच के वो सीरियस टोन में पूछता है, क्या चाहते हो तुम मुझसे? ये सवाल सुन के हिल एक नज़र में जिंगमू की ओर देखता है और फिर खुद को ब्लैंकेट में कवर करते हुए कहता है, फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, मुझसे दूर रहो, जाओ जाके सोफे की दूसरी साइड लेट जाओ। जिंगमू अपना सिर पकड़ के जाके साइड में खड़ा हो जाता है। हिल के ओमेगा हीट वाले फेरोमोन्स उसे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहे थे, पर वो फिर से कुछ गलत कदम नहीं उठाना चाहता था, इसीलिए वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। जिंगमू खुद को कंट्रोल कर ही रहा था कि तभी उसे रियलाइज होता है कि अचानक से सन्नाटा छा गया था। ये देख के वो तुरंत हिल के पास जाता है उसे चेक करने के लिए। वो हिल के ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है तो देखता है कि हिल बेहोश हो चुका था। वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, पर हिल कोई जवाब नहीं देता। ये देख के जिंगमू तुरंत गार्ड्स को इन्फॉर्म करता है कि डॉक्टर को बुलाओ, योर हाइनेस बेहोश हो गए हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हिल को ड्रिप चढ़ रही थी, पर उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं लग रही थी। ओवन को पता था कि इस वक्त हिल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिंगमू के अल्फा फेरोमोन्स की है, इसीलिए वो जिंगमू को बेड पे बैठने का ऑर्डर देता है और हिल को उसकी ओर करते हुए कहता है कि सेकंड प्रिंस को सूद करने के लिए अपने फेरोमोन्स रिलीज करो। जिंगमू हिल को थाम के अपने सूदिंग अल्फा फेरोमोन्स रिलीज करने लगता है। ओवन को समझ नहीं आ रहा था कि इस बार सेकंड प्रिंस की हालत इतनी सीरियस क्यों है। अगर देखा जाए तो सप्रेसेंट्स और अल्फा के सूदिंग फेरोमोन्स के साथ तो इन्हें बेटर फील होना चाहिए। मैं एक बीटा हूँ तो इसीलिए मैं फेरोमोन्स को महसूस नहीं कर सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कैदी अच्छे से फेरोमोन्स रिलीज ही नहीं कर रहा। लेकिन हिज हाइनेस के चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि इनकी सिचुएशन पहले से बेहतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैदी अपने फेरोमोन्स अच्छे से रिलीज कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एनेस्थीसिया की वजह से इसके फेरोमोन्स अफेक्ट हुए हैं। इस मामले में मुझे क्राउन प्रिंस से बात करनी होगी। फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड प्रिंस की केयर करना है।
ये सब सोच के ओवन हिल के मार्क पे दवाई लगाने के लिए बैंडेज हटाता है। तभी जिंगमू की नजर मार्क के ऊपर जाती है और इतना गहरा घाव देख के वो अपनी नजरें झुका लेता है। ये देख के ओवन उसे डांटते हुए कहता है कि तुम नजरें क्यों फेर रहे हो, देखो देखो ये मास्टरपीस तुमने ही बनाया है। ओवन हिल के घाव पे दवाई लगा रहा था जिससे हिल को दर्द महसूस हो रहा था और वो दर्द में कराह रहा था। ये देख के जिंगमू अपने फेरोमोन्स और ज्यादा रिलीज करते हुए उसे थाम लेता है। जिंगमू को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस ओमेगा के साथ क्या करे। अगले दिन सुबह सुबह हम देखते हैं कि इवान हिल से मिलने आया था। वो ओवन से पूछता है कि क्या ये अभी तक नहीं जगा। ओवन बताता है कि वो थोड़ी देर पहले जगे थे पर फिर से सो गए। इवान को अपने भाई की फिक्र सता रही थी कि अल्फा फेरोमोन्स होने के बावजूद भी इसकी हालत बेहतर क्यों नहीं हो रही। क्या इस कैदी के फेरोमोन्स किसी काम के नहीं हैं? ये बोल के इवान जिंगमू को पीटना शुरू कर देता है। तभी ओवन उसे बताता है कि कल रात सेकंड प्रिंस को इसी ने बचाया था। ये सुन के इवान रुक जाता है और अपने पैर पीछे खींच लेता है। तभी हिल भी जाग जाता है। ओवन तुरंत उससे पूछता है कि सेकंड प्रिंस क्या आपको कहीं अजीब फील हो रहा है? हिल बताता है कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। इवान ओवन से हिल को ठीक करने का सलूशन पूछता है तो ओवन बताता है कि हम कैदी को अभी जो एनेस्थीसिया दे रहे हैं अगर उसका डोज थोड़ा कम कर दें तो सेकंड प्रिंस की हालत और बेहतर हो जाएगी। सेकंड प्रिंस की हीट खत्म होने के बाद हम कैदी की एनेस्थीसिया डोज वापस से बढ़ा देंगे। इवान तुरंत इनकार कर देता है। तभी हिल उसे समझाने लगता है कि अगर इसका इरादा मुझे नुकसान पहुंचाने का होता तो कल रात ये मुझे क्यों बचाता बड़े भाई। ओवन भी इवान को समझाता है। हिल तो जिंगमू की साइड लेके उसे बचाने की कोशिश किए ही जा रहा था। उसे ऐसे फिक्र करते हुए देख के इवान पूछता है कि हिल तुम एक कैदी की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों कर रहे हो, इससे लगाव मत बढ़ाओ। हिल को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस पे वो क्या जवाब दे। जिंगमू भी हिल के जवाब का ही इंतजार कर रहा था पर हिल कोई जवाब देता ही नहीं। वो अपने भाई से पूछता है, ब्रदर क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना स्टूपिड हूँ? इवान तुरंत बोलता है कि हाँ मुझे लगता है तुम हो। बेचारा हिल तो समझ ही नहीं पाता कि अब इस पे वो क्या बोले। माहौल को ऐसे टेंस होते हुए देख के ओवन बताता है, योर रॉयल हाइनेस, अल्फा ने जिस ओमेगा को मार्क किया है वो ओमेगा अनजाने में अपने अल्फा की फिक्र करता है और उस पर डिपेंड रहता है। ये फेरोमोन्स की वजह से होता है। एक बार मार्किंग रिमूवल सर्जरी हो गई उसके बाद सेकंड प्रिंस के इमोशंस नॉर्मल हो जाएंगे। बहुत मनाने और ओवन के समझाने के बाद इवान फाइनली इस बात के लिए मान जाता है कि जिंगमू की एनेस्थीसिया का डोज कम कर दिया जाए ताकि हिल भी सुरक्षित रह सके। ओवन हिल को बताता है कि सेकंड प्रिंस अब से आपको डेली जितने सप्रेसेंट्स खाने हैं सिर्फ उतनी ही टैबलेट्स मिलेंगी। ओवन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हिल के पास पूरी बॉटल हो सप्रेसेंट्स की और सिचुएशन खराब होने पे वो पूरी बॉटल ही खा ले जैसा उसने कल रात किया था। ये बातें अभी चल ही रही होती हैं कि तभी इवान का बुलावा आ जाता है। वो हिल से कहता है कि मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना। ओवन भी हिल को ख्याल रखने को बोल के इवान के साथ वहाँ से चला जाता है। अब कमरे में सिर्फ हिल, जिंगमू और एमी ही बचे थे। हिल एमी को अपने पास बुला के उसे कुछ लाने को बोलता है। एमी तुरंत हाँ में अपना सिर हिला के वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिंगमू अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था कि तभी किसी की आहट से उसकी आंख खुल जाती है। वो देखता है कि एमी उसके लिए मैट्रेस लेके आई थी। मैट्रेस जिंगमू के पास रखने के बाद एमी हिल से कहती है, आपने जैसा बोला था मैंने बेडिंग अरेंज कर दी है, क्या आपको और कुछ भी चाहिए? हिल एमी को थैंक यू बोलता है और एमी वहाँ से चली जाती है। जिंगमू बड़े ही ध्यान से मैट्रेस को देख रहा था और यही सोच रहा था कि ये ओमेगा हमेशा। जिंगमू अभी ये सोच ही रहा था कि तभी एक पिल्लो आके जोर से उसके सिर पे लगता है और उसका सिर ही चकराने लगता है। गाइस, क्या आप सब गेस कर सकते हो कि ये पिल्लो किसने मारा होगा जिंगमू को?